हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एस्पे स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज डे है सैटरडे और आज हमारा जो सब्जेक्ट रहता है वो है इंडियन हिस्ट्री, एसएस, भारतीय इतिहास। इसमें हम एक ही टॉपिक है हमारा वो पढ़ रहे थे जो है मुग़ल साम्राज्य। और मुग़ल साम्राज्य के 3 पार्ट हमने देख लिए हैं। अब आज है चौथा दिन, चौथा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मनसबदारी व्यवस्था। इससे पहले हमने नागौर दरबार देखा था। अब आती है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था क्या है? तो मनसबदारी प्रथा का संबंध सैन्य सुधार से था। मनसब एक अरबी शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी शब्द है, जिसका अर्थ है रैंक या श्रेणी। अकबर ने अपनी संपूर्ण सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक सैनिक टुकड़ी को मनसब कहा गया। प्रत्येक सैनिक टुकड़ी को क्या कहा गया? मनसब कहा गया। प्रत्येक मनसब का एक सैन्य अधिकारी होता था जिसे मनसबदार कहते थे। मनसबदार को 2 सुविधाएं दी जाती थी, पहला जात और दूसरा सवार। मनसबदार को दिया जाने वाला व्यक्तिगत वेतन जात कहलाता था और मनसबदार को दिए जाने वाले घुड़सवारों की संख्या को सवार कहते थे। यानी वेतन क्या था? जात, और घुड़सवारों की संख्या सवार कहलाती थी। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में सुधार करते हुए दुअस्पा और सिंहस्पा जैसी व्यवस्थाएं लागू की। कौन कौन सी व्यवस्था? दुअस्पा और सिंहस्पा नाम की व्यवस्थाएं लागू की। दुअस्पा के अंतर्गत मनसबदार को उसके जात की तुलना में 2 गुने और सिंहस्पा में जात के 3 गुने घुड़सवार दिए जाते थे। दुअस्पा में क्या होता था कि मनसबदार जो होता था उसको उसकी जात की तुलना में 2 गुने घुड़सवार दिए जाते थे, जबकि सिंहस्पा में क्या होता था? घुड़सवारों की संख्या के 3 गुने कर दिया जाता था। घुड़सवारों की संख्या क्या हो जाती थी? 3 गुना हो जाती थी। यानी जो वेतन मिलता था, यानी जात मिलता था, वो तो वही रहता था, लेकिन जो घुड़सवारों की संख्या थी वो 2 गुना और 3 गुना हो जाती थी। अकबर के समय में 5000 का मनसब सबसे अधिक माना जाता था, लेकिन अपवाद स्वरूप 3 लोगों को 5000 से अधिक मनसब दिया जाता था। वैसे तो 5000 तक का ही मनसब दिया जाता था, यही सर्वोच्च होता था, लेकिन 3 लोग जो थे वो अपवाद स्वरूप थे जिन्हें 5000 से भी ज़्यादा का मनसब दिया गया। जो कौन कौन है? सलीम को 11000, मानसिंह को 7000 और मिर्ज़ा अजीज कोका को 7000 का मनसब दिया जाता था। सलीम को 11000 का, मानसिंह और मिर्ज़ा अजीज कोका को 7,000 का मनसब दिया जाता था। मजहरनामा। मजहरनामा क्या है? मजहरनामा एक कानूनी घोषणा पत्र था जिसका प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहरनामा के माध्यम से अकबर ने 1579 में स्वयं को सर्वोच्च धर्मगुरु घोषित कर दिया और इमाम ए आदिल की उपाधि ली। अकबर को क्या होता था कि पहले सभी दरबार में जो विद्वान थे वो अपनी सलाह देते थे, जिससे परेशान होकर अकबर ने सोचा कि मुझे कोई सलाह नहीं दे, इसलिए उसने क्या किया? खुद को सर्वोच्च धर्मगुरु घोषित कर लिया और इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। आइन ए दहशाला। आइन ए दहशाला क्या है? इसका संबंध भू राजस्व में सुधार के लिए किए गए कार्यों से था। आइन ए दहशाला को टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। आइन ए दहशाला को और क्या कहते हैं? टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं, क्योंकि
इस व्यवस्था का जनक अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। और टोडरमल ने ही आइन ए दहशाला व्यवस्था जो है वो बनाई थी, इसीलिए इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था। इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य किसानों के असंतोष को समाप्त करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में प्राप्त उत्पादन और राजस्व का औसत ज्ञात कर लिया जाता था तथा उसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए लागू कर दिया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की उत्पादकता के आधार पर भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, जो इस प्रकार है। पहला पोलज, दूसरा परती, तीसरा चाचर और चौथा है बंजर। पोलज में सबसे अच्छी भूमि होती थी, जिसमें सबसे ज़्यादा फसल हो, अच्छी उपजाऊ हो, वो पोलज कहलाती थी। उससे कम उपजाऊ जो ज़मीन होती थी, भूमि होती थी, उसे परती। उससे कम उपजाऊ भूमि चाचर, और ऐसी भूमि जिस पर कुछ पैदावार नहीं होती थी, वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती थी, तो वो कहलाती थी बंजर भूमि। और सबसे ज़्यादा जो राजस्व मिलता था वो मिलता था पोलज से, उससे कम परती, उससे कम मिलता था चाचर से, और बंजर से सबसे कम या नहीं मिलता था। भूमि को मापने के लिए इलाही गज नामक पैमाने का प्रयोग किया जाता था, जिसकी लंबाई क्या होती थी? 41 अंगुल होती थी। तो भूमि को मापने के लिए कौन सा पैमाना काम में लिया जाता था? तो इलाही गज। और ये इसकी लंबाई कितनी होती थी? तो 41 अंगुल, 41 अंगुल होती थी। भूमि को मापने के लिए एक बांस का प्रयोग किया जाता था, जो लोहे के छल्लों से बंधा होता था। यह बांस जरीब कहलाता था। भूमि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो बांस का प्रयोग किया जाता था, जो छल्लों से बंधा होता था। ये छल्ले लोहे के होते थे। इसकी वजह से इसे ना तो बढ़ाया जा सकता था ना घटाया जा सकता था, इसकी लंबाई बराबर ही रहती थी, और यह जरीब कहलाता था। दीन ए इलाही। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। यह अन्य जितने भी धर्म थे, अन्य सभी धर्मों की मिली जुली सर्वश्रेष्ठ बातों का मिश्रण था। सभी धर्मों से जो अच्छी अच्छी बातें थी, उन सबको मिलाकर एक नए धर्म का निर्माण कर दिया, जो दीन ए इलाही के नाम से जाना गया। अकबर स्वयं प्रत्येक रविवार को दीन ए इलाही की दीक्षा देता था। अकबर सबसे बड़ा अनुयायी था इसका, तो ये ही इसका क्या करता था? इसकी दीक्षा देता था। कब देता था? तो हर रविवार के दिन। संपूर्ण भारत में बीरबल सहित केवल 18 लोगों ने ही दीन ए इलाही को अपनाया था। पूरे भारत में सिर्फ 18 लोगों ने ही इस धर्म को अपनाया था, जिसमें बीरबल भी शामिल था। फारसी इतिहासकार अबुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख, इसी को मुंतखब उल तावरीख के नाम से भी जाना जाता है, में दीन ए इलाही की आलोचना की तथा इसे तौहीद ए इलाही कहा गया, यानी कि धर्म की तौहीन के बारे में इस पुस्तक में कहा गया कि ये जो दीन ए इलाही हैं वो क्या है? धर्म की तौहीन है। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने क्या कहा? दीन ए इलाही को अकबर की मूर्खता का स्मारक कहा। क्या कहा? अकबर की मूर्खता का स्मारक कहा। अकबर का साम्राज्य विस्तार। 1561 में मालवा विजय की। मालवा का शासक था बाज बहादुर। 1562 में आमेर में अधीनता स्वीकारी। आमेर ने क्या की? अधीनता स्वीकारी थी अकबर की। आमेर का शासक था भारमल। 1563 में मेड़ता विजय की। मेड़ता का शासक था जयमल मेड़तिया, और यही राजस्थान में अकबर की पहली विजय थी। 1564 गोंडवाना विजय।
गोंडवाना एमपी के जबलपुर जिले में आता है। यहाँ का शासक था वीर नारायण, जो बालक था, कम उम्र थी, अल्पवयस्क था, तो यहाँ की वास्तविक शक्तियाँ थी रानी दुर्गावती के पास। 1567-68 चित्तौड़ विजय, महाराणा उदय सिंह यहाँ के शासक थे। 1569 में कालिंजर विजय, राव रामचंद्र यहाँ के शासक थे कालिंजर के। 1569 में ही रणथंभौर विजय की सुरजन राय हाड़ा या सुरजन हाड़ा यहाँ के शासक थे। 1570 बीकानेर ने अधीनता स्वीकारी थी, शासक थे राव कल्याणमल। 1570 में ही जैसलमेर ने भी अधीनता स्वीकारी थी, यहाँ के शासक थे हर राय भाटी। 1572 गुजरात का प्रथम अभियान किया, जब यहाँ का शासक था मुजफ्फर शाह थर्ड या मुजफ्फर शाह तृतीय। 1573 में ही गुजरात अभियान हुआ, जो दूसरा अभियान था। गुजरात का द्वितीय अभियान किया 1573 में, जब यहाँ का शासक था मुजफ्फर शाह थर्ड। दोनों अभियानों में मुजफ्फर शाह थर्ड ही गुजरात का शासक था। 1574 बंगाल बिहार विजय, शासक था दाऊद खां। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप। ये सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ। 1581 काबुल विजय, हुसैन मिर्ज़ा शासक था। 1586 कश्मीर विजय, यूसुफ शाह यहाँ का शासक था। 1595 कांधार विजय, कांधार का शासक था मुजफ्फर हुसैन। 1595 में ही खानदेश विजय और 1600 में अहमदनगर विजय, 1601 में असीरगढ़ विजय की। प्रमुख बिंदु: अकबर की प्रथम विजय मालवा और अंतिम विजय असीरगढ़ थी। राजस्थान में अकबर की प्रथम विजय मेड़ता थी। प्रथम विजय सबसे पहली तो थी मालवा, और राजस्थान में पहली पूछी जाए तो कौन सी है? मेड़ता। चित्तौड़ की विजय को अकबर के चरित्र पर धब्बा माना जाता है, क्योंकि चित्तौड़ को जीतकर अकबर ने 30,000 निर्दोष राजपूतों की हत्या करवा दी थी। इसलिए इसे क्या कहा गया? अकबर के लिए धब्बा कहा गया, अकबर के चरित्र पर धब्बा कहा गया। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने फतहनामा जारी किया। अकबर की गुजरात विजय को इतिहासकार V.A. स्मिथ ने अकबर की द्रुतगामी विजय की संज्ञा दी। द्रुतगामी यानी जल्दी होने वाली विजय है, क्योंकि आगरा से गुजरात पहुंचने का जो सफ़र था वो 1 महीने का होता था, लेकिन इसने 11 दिन में ही यह सफ़र तय कर लिया था, इसलिए इसे द्रुतगामी विजय कहा गया। गुजरात विजय के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन किए। इसी उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। असीरगढ़ अभियान को अकबर की अंतिम विजय माना जाता है। असीरगढ़ दुर्ग का ताला खोलने के लिए अकबर ने सोने की चाबियां बनवाई थी। अकबर ने असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य में बाज या चील के चित्र वाली मुद्रा जारी की थी। गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ने की आदत हो तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को स्पीड बढ़ाकर सुनने की आदत होती है, तो वो भी आप करके सुन सकते हैं अपने काम को करते हुए। इन वीडियोस को अगर आप 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और आपके अच्छे से तैयारी हो पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।